हम लोग उसके बाद एक चैप्टर शुरू किए थे एनसीईआरटी के हिसाब से, चैप्टर नंबर 01 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यही ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो भाई हम जाने थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो बना कहाँ से है, उसकी बेसिक बातें जाने थे। उसके बाद कौन सा टॉपिक था इस चैप्टर के बाद, हम लोगों ने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज किसको बोलते हैं, चार्ज के प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये भी पढ़ चुके हैं ना, अरे हाँ या ना। चार्ज के प्रॉपर्टी में क्या क्या था, एडिटिव नेचर्स का होता है, क्वांटाइज होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, उसके बाद क्या था, और हाँ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास होता है, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, बहुत है। इतना प्रॉपर्टी भी अगर आप लिखते हैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में तो काफ़ी है। और यहीं से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है कि क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई के बेस्ड पर एक क्वेश्चन बनता है। प्लस माइनस का साइन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो Q इज इक्वल्स टू प्लस एन ई, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो Q इज इक्वल्स टू माइनस एन ई पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तुम लोग उस दिन नहीं आए थे, उसमें से एक क्वेश्चन कुछ कराए थे हम कि विच चार्ज इज पॉसिबल और विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल। उसमें से कुछ शॉर्टकट तरीके हमने आपको बताए थे कि बहुत बनाने का ज़रूरत नहीं है, आपको अगर वैल्यू देखेंगे तो आप बता देंगे कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होने वाला है और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं। उसके बाद और कुछ इसमें था, हाँ मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े थे उस दिन कोई, मेथड ऑफ चार्जिंग के दिन मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग पढ़े थे कि भाई 3 मेथड होता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। इसके कुछ ट्रिक्स वगैरह भी इस्तेमाल किए थे। कौन कौन सा मेथड होता है, एक तो अगर बेसिक तौर पर देखें तो 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। उसमें पहला टाइप से आता था मेथड बाय फ्रिक्शन मेथड, और दूसरा था बाय कंडक्शन मेथड, और तीसरा था आपका बाय इंडक्शन मेथड। चलिए ये वाईफाई मेथड है, यही समझ लो, है ना। ये पुराने ज़माने का दोस्ती वाला मेथड है, बहुत घिसने के बाद किसी से दोस्ती होता है। ये अभी के ज़माने आपके जनरेशन से थोड़ा सा पहले जनरेशन का ये दोस्ती है कि आप उसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपका वो दोस्त बन जाएगा। और ये है अभी जो आप इंस्टाग्राम से दोस्ती कर लेते हो किसी तीसरे के भरोसे, वो है बाय इंडक्शन मेथड। यही समझाया था और तो कुछ नहीं था। इस चैप्टर में इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स रिकॉर्ड हुआ, कुछ टॉपिक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। खैर अब जो हम लोगों के पास टॉपिक है सिलसिलेवार में, वो है कूलाम्स लॉ। कौन सा टॉपिक है, कूलाम्स लॉ। अच्छा छोड़ो कूलाम के नियम, एक बात तो पहले मुझे बताओ, कोई भी पहले घटना घटता होगा तब जाकर के उसके लिए नियम बनता होगा। पहले मर्डर हुआ होगा, फिर उसमें कितनी सजा होनी है वो नियम बना होगा, या पहले नियम बन गया तो सोचा कोई तो होना चाहिए तो लो भाई एक मर्डर कर देते हैं, अब नियम खाली नहीं जाना चाहिए। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। पहले रूल बना, रूल के बाद उस पर पहले घटना घटा फिर रूल बना, हम पालन करते हैं। कोई क्लास में बदमाशी किया होगा तब डिसिप्लिन के बारे में कुछ बेसिक बातें क्लास में बोलना शुरू करते हैं। पहला ही दिन आकर के हम लोग डिसिप्लिन के बारे में बात नहीं करते। कोई बदमाशी करता है तब उसको बोलते हैं कि भाई क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं, है ना, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, आप हमेशा निगरानी में हैं। दूसरा बात, आप कोई बदमाशी किए होंगे तब आपको बोले होंगे ऐसा ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा ऐसा काम करना है। जब टीचर बैठे हो या टीचर आपके क्लासरूम में हो तो आपका पूरा अटेंशन टीचर की तरफ हो, ना कि आप बैठ करके ऐसे ऐसे पेन से घिसर 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 कर रहे हैं। ये सब काम नहीं करना है। मतलब गलतियां के बाद एक नियम बना। तो कूलाम्स ने भी पहले कुछ देखा होगा घटना, तब जाकर के नियम बनाया होगा। वैसे आप एक घटना देखे हैं, वो घटना ये है कि आए दिन अभी आप देखते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको मम्मी किसी दूसरे का घटना सुन करके, मम्मी या पापा या पेरेंट्स आपको समझाते हैं, देखो बेटा बड़ी मेहनत से पाले हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमा के तुमको दे रहे हैं, बर्बाद मत करना मेरे पैसे को और मेरे इज्जत को,
पैसा एक बार बर्बाद हो जाएगा, पर मेरे इज्जत के साथ बर्बादी मत करना, यही बोलते हैं ना। अरे हाँ या ना, जनरल लैंग्वेज में ये बातें हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं। सभी पेरेंट्स बोलते हैं, पर उसमें 50% या 60% बच्चे मानते हैं, बाकी नहीं मानते हैं। आप सभी बच्चे सभ्य हैं, अच्छे हैं। सभ्य का मतलब डिसिप्लिन में है, अच्छी बात है। वैसे ही आप एक घटना देखे होंगे पढ़ते पढ़ते कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये प्रैक्टिकल बहुत बेसिक है, ये हिंदी मीडियम में ये सब चोचलापन बच्चों को दिखाने के लिए किया जाता है कि बलून को ऐसे ऐसे घिसे, दीवार में चिपका दिए, कंघी को ऐसे ऐसे घिसे, कागज़ का टुकड़ा चिपका दिए, किसी रॉड को घिसे और ऐसे ऐसे करके हम एल्युमिनियम फॉयल को चिपका रहे हैं। ये सब ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला प्रैक्टिकल नहीं है। बेसिक बात क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा बेसिक बात क्या होता है, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा। यानी इससे हम लोग यह समझे कि सेम नेचर का जो चार्ज बॉडी होगा, आप मेरे वीडियो में एक बात देख सकते हैं कि हमने एक बार वो जो टेस्टर होता है ना, टेस्टर जिससे आप लाइट चेक करते हैं, वो टच करा करके हम बल्ब जलाए हुए हैं। अब बोलोगे वो कोई भी कर सकता है सर। मान लिया जाए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड का सॉकेट है सर इस सॉकेट में ऐसे टेस्टर को इन कराएंगे, यहाँ अपना अर्थिंग वाला अपना हाथ रखेंगे, हम उसको टच करेंगे, यहाँ पर इंडिकेशन दे देगा, हम जान जाएंगे कि लाइट है कि नहीं है। हम वैसी बात नहीं कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल है बड़ा अच्छा चार्ज का, वो आप कभी करके देखिएगा या करा देंगे क्लास में, या मेरे वीडियो में होगा कहीं पर पड़ा हुआ, कि आपको किसी को मान लो आपको यहाँ पर एक प्लास्टिक का चेयर लिए और उसके ऊपर पलथी मार के बैठवा दिए। पलथी मार के मतलब आपका पैर जमीन पर नहीं रहना चाहिए, सारा चीज़ ऊपर करके बैठा दिए। उसके बाद क्या करो, एक उलन क्लॉथ लो और उलन क्लॉथ से चेयर का जो पीछे वाला पार्ट है प्लास्टिक का, उसको हल्का रब करो। ऐसे रब कर दिए। रब करने के बाद ऑब्वियस सी बात है बॉडी चार्ज हो जाएगा, और आपका बॉडी चेयर पर कनेक्ट है तो आप उनसे चार्ज हो जाइएगा। फाइनली आप कौन सा बॉडी बन गए, चार्ज बॉडी बन गए। अब हमको चेक करना है कि सच में आपके पास चार्ज है या नहीं है, तो आपको ऐसे पहले से टेस्टर पकड़वा के रखें। टेस्टर का जो आयरन वाला पार्ट होता है वो आपने पकड़ के रखा है। अब अगर आप चार्ज बॉडी हैं या आपके पास चार्ज है तो ये बल्ब जलना चाहिए। इस बल्ब को जलाने के लिए एक अर्थिंग की ज़रूरत है। कोई दूसरा बंदा आकर के ऐसे टच करेगा ना तो ये बल्ब जलेगा, पर बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रहने की वजह से जला हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा सेकेंड्स के लिए दिखेगा और उसके बाद सारा चार्ज तब तक खत्म हो जाता है। एक और कर सकते हैं, चार्ज होता है कि नहीं होता है बाय कंडक्शन मेथड। आप फैन का कंडेंसर लीजिए, कंडेंसर को क्या कीजिए, जहाँ से पहले से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है यानी चार्ज आ रहा है, वहाँ जाकर के आपने कंडक्टर को पहनाया यानी कैपेसिटर को 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए अंदर रखें, बाहर निकालिए। अब वो चार्ज हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए दोनों वायर को क्या कीजिए, आप ऐसे टच कराइए। टच कराने के बाद एक प्लस और एक माइनस जुटेगा तो स्पार्किंग हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर चार्ज हुआ था, पर क्या टच करा के रखेंगे तो लगातार स्पार्किंग होता रहेगा? नहीं, उसके पास थोड़ा सा चार्ज होता है, थोड़ा सा स्पार्क करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। यही होगा ना, अच्छी बात है। चार्ज का बेसिक फंडा जान गए, कैसे होता है चार्ज वगैरह, इधर कंप्लीट है। इस चार्ज के दौरान में हमने ये सीखा कि सेम नेचर का जो चार्ज बॉडी होता है उसके बीच में क्या घटना घटती है, रिपल्शन का घटना घटता है, यही ना। और अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो जाए यानी दो अलग अलग नेचर के चार्ज हो जाए, अपोजिट नेचर के बीच क्या होता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज बॉडी के पास क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होता है। अरे बोलो, आवाज नहीं आ रही। अट्रैक्शन होता है, कोई परेशानी नहीं। अगर अपोजिट नेचर के पास अट्रैक्शन होता है तो यह फिनोमिना आपने भी देखा, वैसे गुलाम साहब भी देखे होंगे। गुलाम साहब ने जब देखा तो हम लोग देखते हैं तो चुपचाप खाली देखते हैं, क्यों हुआ, ये इतना फालतू काम समय नहीं है हमारे पास, इसके लिए पहले से अलग लेवल के इंसान है ना। तो गुलाम साहब के जैसा आप सोचिए। अब इस बातों को हम मिटा रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है।
ये वाला पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। हमने शुरू के यूनिट में एक बात बताया था, जब यूनिट शुरू कर रहे थे, मैं बोलूं या ना बोलूं चार्ज कैसा रहेगा? चार्ज कैसा रहेगा? मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब तक मैं ना बोल दूं कि वो लाइंग चार्ज है, तब तक वो पॉइंट चार्ज है। ठीक है? जब तक मैं ना बोलूं कि ये एक लड़का है, सॉरी ये एक लड़की है, तब तक ये क्या है? लड़का ही है ना। अरे आदमी मतलब तुम क्या समझते हो? लड़का। क्या ये क्या है? आदमी नहीं है। पर आदमी के साथ बोलना पड़ता है। अरे इंसान कैटेगरी में ही है ना, ह्यूमन में है। ठीक है, तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको पॉइंट चार्ज कंसीडर करके बातें समझते रहनी है। गुलाम साहब थे, गुलाम साहब ने एक चार्ज बॉडी लिया। अब मान लो तुम गुलाम हो, आपने एक चार्ज बॉडी लिया जो 4 कूलाम का था, और दूसरा चार्ज बॉडी लिया जो 8 कूलाम का है, और दोनों के बीच का, ध्यान से सुनिएगा, दोनों के बीच का सेंट्रल डिस्टेंस, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? सेंट्रल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? दोनों चार्ज बॉडी के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि जब आप डिस्टेंस मेजर करें तो इस बॉडी का ये वाला किनारा ले लें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस बॉडी का ये वाला किनारा लेकर के और इस बॉडी का ये वाला किनारा लेकर के आप मेजरमेंट कर लेंगे। ऐसा वाला मेजरमेंट भूल से भी नहीं करना है। जब भी मेजरमेंट होगा वो कौन सा होगा? सेंट्रल डिस्टेंस मेजर होगा। दैट मीन्स एक चार्ज बॉडी का सेंटर दूसरे चार्ज बॉडी के सेंटर टू सेंटर को डिस्टेंस को मेजर करना है। डिस्टेंस से अच्छा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट मेजर कीजिए। क्या मेजर कीजिए? डिस्प्लेसमेंट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंसीडर कीजिए 10 सेंटीमीटर है। कितना कंसीडर करने मैंने बोला? 10 सेंटीमीटर। क्या बोला? जोर से बोलिएगा। 10 सेंटीमीटर पल्ले पड़ रही है। अब भैया आपको बतानी है आपको ये बात कि बताइए, अगर मैं गुलाम नहीं हूं, अगर मैं नॉर्मल इंसान हूं, तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, और रिपल्सन का वैल्यू कंसीडर कीजिए, कंसीडर 10 न्यूटन आया। रिपल्सन का वैल्यू कितना आया? अगर अब मैं चार्ज का वैल्यू बदल दूं, ये 4 कूलाम ना रख करके मैं इसे 9 कूलाम कर दूं, क्या अभी भी बाकी चीजें सेम है? बाकी सारे सिस्टम सेम, पर ये 4 कूलाम के जगह पर मैंने 9 कूलाम कर दिया, तो क्या अभी भी फोर्स 10 न्यूटन ही रहेगा या फोर्स इंक्रीज करेगा? फोर्स इंक्रीज करेगा। भैया फोर्स किसकी वजह से आया था? चार्ज की वजह से ना। तो चार्ज जितना धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा फोर्स उतना बड़ा होता जाएगा। चार्ज जैसे जैसे घटता जाएगा फोर्स उतना धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। इसका मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज में से क्या सिर्फ एक ही चार्ज है या 2 चार्ज है? कंसीडर कीजिए, ये वाला चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 ही है, यही ना। और साथ ही साथ Q2 को भी बढ़ाने से वो बात होगी, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वो Q2 के भी हो जाएगा। जब 2 सेम नेचर का हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो, तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दीजिए। किसमें लिख दीजिए? इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब आप बताइए, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा दोनों चार्ज के बीच में, फोर्स धीरे धीरे घटता जाएगा। तो क्या डिस्टेंस सिर्फ इसको मैं इस तरफ लाऊं तो बढ़ेगा, सॉरी फोर्स घटेगा, या इसको भी उस तरफ ले जाऊंगा तो भी घटेगा? यानी डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या कर रहा है? घट रहा है। तो डायरेक्टली या इनवर्सली? इसका मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 1/r लिखना होगा। इनवर्सली को ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब एक तरफ से डिस्टेंस अगर यहां से यहां का r है, तो दूसरे तरफ से भी मेजर करेंगे तो कितना आएगा? तो 2 बार r आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने। अभी आप साइंटिस्ट हैं इसीलिए हम इतना डेप्थ में समझा रहे हैं। आप साइंटिस्ट हैं, इस तरफ से r ले लिए तो इस तरफ से भी तो r लेना होगा। क्यों भाई? Q1 के लिए एक बार r ले लिए, एक बार किसके लिए लेना पड़ेगा? वेरी गुड। क्या इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इंटू R इज इक्वल टू R स्क्वायर।
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई दिक्कत है? प्रोपोर्शनलिटी का जब जब साइन हटता है एक कांस्टेंट टर्म आता है। प्रोपोर्शनलिटी का 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेविटेशन 9th में पढ़े होंगे, वहां भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा था, वैल्यू एक जी आ गया था कांस्टेंट टर्म। वैसे ही यहां पर जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक वैल्यू आएगा, वो है के। इसका वैल्यू क्या होगा? के। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ। यही बात तो साइंटिस्ट गुलाम साहब ने बोला था, अरे हाँ या ना? उन्होंने क्या कहा? ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस जैसा रूल नहीं हुआ, किसी भी रूल का प्रूफ नहीं होता है, इवेंट पर बेस्ड होता है, घटना घटती है, घटना को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके हिसाब से एक नियम बना दिया जाता है। तो उन्होंने ये नियम बनाया कि फोर्स दो चार्ज बॉडी के बीच सेंट्रल फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? एक चार्ज बॉडी का सेंटर से दूसरे चार्ज बॉडी के सेंटर को फोर्स लगेगा, सेंट्रल फोर्स लगेगा, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहेंगे या इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। कौन सा फोर्स कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। पॉइंट चार्ज है, किस में रहना चाहिए? बोलूं या ना बोलूं, किस में रहना चाहिए? रेस्ट में। बोला वो फोर्स कितना लगेगा? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बिटवीन देम एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई परेशानी है इसको समझने में? चलिए राइट डाउन। लिखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन है? खोल दो, हेडिंग डाल दिया, कुलाम से लाओ, कुलाम से लाओ, हेडिंग है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, लगाई दो, इंटरेक्शन बिटवीन देम को काट के कर दीजिए बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of charges comma inversely proportional to the square of the distance between them। उसके जस्ट लिखिएगा, द फोर्स एक्ट along line joining between center of two charges। So electrostatics force is also a central force, देखिए सेंटर से सेंटर पर जब फोर्स लगेगा तो वो सेंट्रल फोर्स होगा, है ना? कोई परेशानी नहीं। चलिए मिटा दूं मैं, किसी बॉडी के सेंटर से सेंटर पर फोर्स लग रहा है तो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रल फोर्स होगा।
लिख रहे? ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, फर्स्ट वन इज Q1 and second one is Q2 and a line joining between them the center of charges। ठीक है, हम कंसीडर किए कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, कंसीडर 2 charges Q1 and Q2 as shown in figure according to as shown in figure। कोई परेशानी नहीं, इतना लिख देने के बाद ना एग्जामिनर समझ जाता है कि बाकी चीजें आपको फिगर से समझ लेना है, उसका काम रहा। अगर नहीं लिख रहे हैं एज शोन इन फिगर तो आप बोल सकते हैं कि भाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, फर्स्ट चार्ज इज Q1, सेकेंड चार्ज इज Q2, लंबा चौड़ा बढ़ाना है तो फर्स्ट चार्ज एट पॉइंट A, सेकेंड चार्ज एट पॉइंट B, जितना लंबा तुम लिख सकते हो। ये तो लैंग्वेज है इस जगह से, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ। चलिए क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, इसको इक्वेशन 1 लिखो। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। नो, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मेरे साथ लिखते ही जाइएगा, वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, R है आपका डिस्टेंस, Q1 Q2 है आपका चार्ज, F है आपका फोर्स। ये बहुत बेसिक है, इतना तो आपको पहले से आता है, पर जो नहीं आता है अब वो आपसे हम बहस करेंगे, है ना। बहुत बेसिक है, इतना आपको आता होगा, पर जो नहीं आता है वो आपको हम बहस करेंगे। अभी बड़ी आसान लग रहा है ये, पर जब हम न्यूमेरिकल्स में इन करेंगे तब थोड़ा 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 टेंशन देना शुरू हो जाएगा। मिटा दो इसको। इसको ना कुलॉम्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में वर्डिंग का ये चक्कर होता है। सही है, इस जगह से तो अपने से भी लिख लोगे। चल यहां देख, अब सीमा मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। चार्ज 1 चार्ज 2 पर फोर्स लगाएगा और चार्ज 2 चार्ज 1 पर फोर्स लगाएगा। कंसीडर कीजिए दोनों चार्ज सेम नेचर का है और पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों चार्ज सेम नेचर का है और पॉजिटिव है तो ये वाले को इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, इस वाले को इस तरफ फोर्स लग रहा होगा, और वहीं इस वाले को भाई साहब इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। बड़ा सिंपल है।
एक इसको इस तरफ धक्का देगा, एक इसको इस तरफ धक्का देगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शंस हैव, ठीक है। अगर इसने इसको एक्शन दिया तो उसने इसको रिएक्शन दिया, बट अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी एप्लीकेबल हो गया। बड़ा मजा आ रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर एप्लीकेबल हो रहा है तब आपको बड़ा ध्यान से समझना है कि हम जो इस फोर्स का नाम लेंगे, इस फोर्स का नाम लिखे F1 ड्यू टू 2। फोर्स 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से, और फिर ये इसका डायरेक्शन शो हो गया। F2 ड्यू टू 2 पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। इसका मतलब एक बात तो और पल्ले पड़ा। क्या पल्ले पड़ा वो भी देखते हैं। ये पल्ले आपको ये पड़ा कि भाई साहब F12 का वैल्यू इक्वल होगा F21 के। कोई बात नहीं, बिकॉज ओनली मैग्नीट्यूड की बात की है, पर F12 का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा F21 के, क्योंकि हम विद डायरेक्शन बात कर रहे हैं। विद डायरेक्शन बात करने के लिए अगर दोनों को मैं इक्वल करना चाहता हूं तो आपने बोला ना कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ भी अगर ये इसके बराबर है तो एक साइन देना हम भूल गए। वो साइन किसका है, माइनस का। मेरी बात पल्ले पड़ रही है आपको, सही जा रहे हैं हम लोग। अगर मैं इसी को और थोड़ा लिखूं, इसका मतलब F12 मैग्नीट्यूड का एक तरीका लिखने का ये भी है, यानी ये मॉड है, और मॉड एक ऐसी गंगा है जिसमें चाहे पापी इंसान जाए या बिना पापी इंसान जाए, दोनों ही साफ सुथरा होकर आएगा। ऐसा थोड़ी है पाप करके गए गंगा में बोल रहे हैं, गंगा में हमारा पाप धुल गया, हम अच्छा इंसान थे, गंगा में गए, दूसरे का धुला हुआ पाप मेरे पे आ गया, ऐसा थोड़ी होगा। तो चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, उसका आंसर जब बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ही। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए F12 का वैल्यू 5 है, F21 का वैल्यू -5 है। जैसे ही मॉड लगाएंगे तो इसका आंसर 5 और इसका भी आंसर चुपचाप 5 हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक समझने में। तब कुलाम्स के इस लॉ को, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो बोला गया कि कुलाम को वेक्टर फॉर्म में लिखें। ये कभी कभी जैक बोर्ड या CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड पूछता है कभी कभी, राइट डाउन द कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बड़ा मजेदार, आप वेक्टर फॉर्म कभी आप सुने नहीं होंगे उतने मजे से जितने मजे से हम आपको वेक्टर फॉर्म अभी समझाएंगे। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए ध्यान से सुनिए। एक बेसिक बात सीमा तुम बताना हमको, बेटा ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने रेफरेंस लाइन बनाया, एक्स और वाई एक्सिस। मजे लो, एक्स और वाई एक्सिस है, उस पर आपने ये एक पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट ए, और यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट बी। ठीक है, हम यहां पे अगर मैं बोलूं कि ये वाला नंबर 4 है और ये वाला नंबर 16 है, और बताइए मुझे ए से बी का डिस्टेंस क्या है, तो क्या करेंगे आप? 16 - 4 या 4 - 16? ए से बी के डिस्टेंस में 16 वेरी गुड। क्यों भाई 4 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट यहां ले रखा है, और जब आप ए बी का डिस्टेंस पूछ रहे हो तब आप सारे रेफरेंस को बोलते हो भूल जाओ, मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दो। तो यहां से इसका डिस्टेंस 16 है और फिर यहां से इसका डिस्टेंस 4 है। तब हम जुगाड़ लगाए कि जब इस ए और बी को एक ही जगह से मेजर किया गया है तो मैं इसका वैल्यू 4 माइनस कर दूंगा 16 में, तो मुझे ए बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी नहीं? चलिए तब हम ना बड़े आसान भाषा में समझाते हैं। हेडिंग डालिए, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दस मिनट शांति से बैठेगी। अभी टाइम तुम्हारा 2:30 बजे है।